नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुलाब की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। मिल्किंग मशीन की विशेषताएं और उपयोगिता। फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान भाई गुलाब की खेती करने लगे हैं, लेकिन वे गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि को सही समय पर उचित तरीके से करेंगे। तो आप इन सब कार्यों को कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय गंजबा सौदा जिला विदिशा की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी। आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खरपतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई जरूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खरपतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पे निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा रेज्ड बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खरपतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है। ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं। और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है। तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। और इसके बाद क्या है कि जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो गुलाब का फूल सड़ सकता है, उसके तने सड़ सकते हैं, जड़ों में पानी लग सकता है। तो निकासी की व्यवस्था करें। अगर निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी, जड़ जहाँ है और शाखा जहाँ शुरू होती है तने, उस पर अच्छी मिट्टी उठा के जमा कर दे ताकि जड़ और तना में मिट्टी पानी ना लगे। गुलाब में कुछ कीटे भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, टू स्पॉटेड माइट्स, बिटल, जापानी बिटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बिटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं, जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
किसान भाइयों, लाल मकड़ी दो चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान, जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं। पुष्पों का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं, जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें। साथ ही कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को बरसात के मौसम में अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दें। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि प्रूनिंग जिसको कहते हैं, समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Viewers, India's Lord. तेज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साधा निशाना, आदिवासियों के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस बताए आदिवासियों के लिए क्या किया। भोपाल में सड़क बनाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन, कीचड़ में बैठकर आक्रोशित रहवासियों ने किया प्रदर्शन। ग्वालियर में स्कूल में पिटाई से 8वीं के बच्चे की मौत, होमवर्क न करने की बात पर पिटाई का आरोप। फोर्ट व्यू स्कूल के 8वीं ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली। खेतीबाड़ी के साथ डेयरी व्यवसाय भी काफी तरक्की कर रहा है। जो किसान बड़े पैमाने पर डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके सामने अक्सर पशुओं का दूध दोहने के लिए मजदूरों की समस्या बनी रहती है, जो कि काफी महंगे होते हैं। साथ ही इससे दूध की क्वालिटी और मात्रा भी प्रभावित होती है। ऐसे किसानों के लिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने दूध दोहने की मशीन विकसित की है, जो कि कम खर्चे में दूध दोहन का काम काफी सरलता से कर सकती है। तो आइए इस मशीन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि अभियंता अभिषेक कुमार से। मैं आपको आज मिल्किंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ।
मिल्किंग मशीन का मुख्यतः कार्य है जो है हमारे पशुओं से दूध को ऑटोमेटिकली निकालना। तो उसका प्रोसेस पहले जानते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसमें टिट कप्स होते हैं और फिर वैक्यूम पंप होता है, आपका मिल्किंग लाइन होता है और रिजर्वायर होता है और एक पल्सेटर होता है। तो इसमें कैसे पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम जानते हैं। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। तो इसमें सबसे पहले जो टिट कप्स हैं उसे हम जो है थन पर लगाएंगे और ये लगाने से पहले सबसे पहले थनों को और टिट कप्स को अच्छे से धो देंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले और हमारा दूध का क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो उसके बाद फिर लगा करके टिट कप्स को टाइट करके लगाएंगे, क्योंकि अगर वो टाइट नहीं रहेगा तो वैक्यूम लीक होगा तो फिर मिल्किंग सही से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप उसे लगाएंगे और एयर टाइट वे में टिट कप्स को लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही जो है वैक्यूम बन जाएगी मशीन में और हमारा सारा जो है मिल्क जो है वो पल्सेटिंग मोड में आपके पशुओं से जो है मिल्किंग लाइन में जाएगा, मिल्किंग लाइन से रिजर्वायर में जाके स्टोर होता जाएगा। अब पल्सेटर का क्या काम है? पल्सेटिंग का ये काम है कि पल्सेटर जो हमारा कंपोनेंट लगा है, मशीन जो है ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम की ओर, वैक्यूम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर बार बार वो जो है होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो ये सारा जो है तरीका था। पहले टिट कप्स हमने लगाया वैक्यूम के बाद फिर जो है वो आपका दूध जो है मिल्क लाइन से होते हुए पल्सेटिंग मैनर में वो पहुंच गया मिल्किंग लाइन में, फिर रिजर्वायर में और फिर हम मशीन बंद कर देंगे तो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा टिट कप्स, जो उसे आप किसान भाइयों एवं बहनों जो है उसे आप निकाल सकते हैं। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों को एक जो कुछ सावधानियां हैं जो जिन्हें ध्यान रखना है मिल्किंग मशीन ऑपरेट करते समय। पहला है कि वैक्यूम लेवल जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा वैक्यूम लेवल मशीन में सेट करने पर जो हमारे पशुओं को जो है नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो पल्सेटिंग रेट है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा के रखेंगे। जो नेचुरल जैसे बछड़ा जो है गाय का दूध पीता है तो उस फ्रीक्वेंसी से पल्सेटिंग रेट को मैच कराने से आपका दूध जो एक्सट्रैक्शन होगा, जो दूध निकाला जाएगा पशुओं से, वो सबसे अधिक होगा। तीसरा जो है आप सफाई करके रखेंगे, मिल्किंग मशीन की सफाई करके रखें, क्योंकि हम सबको पता है कि दूध में जो है बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो आप उसकी सफाई अवश्य करेंगे जिससे कि दूध की क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। और चौथा, जो टिट कप डिज़ाइन है वो अलग अलग थन और टिट्स के साइज के हिसाब से अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है, तो आप करेक्ट टिट साइज लगाएंगे ताकि हमारे जो पशुओं को जो है वो डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। तो ये सारी सावधानियों का आप ध्यान रखते हुए मिल्किंग मशीन को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।
भिंड में वीआईपी सर्किट हाउस में तोड़फोड़, असामाजिक तत्वों ने की जमकर तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। बेजुबान डॉग के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल, मोबाइल रील्स बनाने के लिए की गई क्रूरता, पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ीय कलाकारों से मिले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति पर हुई बातचीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है, इसलिए पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। लेकिन इस फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसकी वजह से टमाटर का उत्पादन कम हो जाता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए आप इन हानिकारक रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रोनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है।
इसीलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम दोहना, जिला टीकमगढ़ के किसान वीरपाल सिंह ने। आप मूंग की उन्नत तकनीक से खेती पर जानकारी चाहते हैं तो वीरपाल सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि खरीफ की खेती की तैयारियां सभी किसान जोरों से चालू कर दिए होंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंग की खेती। इसमें सबसे पहले अपन बीज का चुनाव करते हैं कि कौन सी किस्म बोनी है, तो उसके लिए अपन किस्म सिलेक्शन कर लेते हैं। और इसमें जो है एक TMV 35 ये वैरायटी है 65 से 70 दिन की। इसके बाद बात करें अपन दूसरी वैरायटी तो TM 99-39 ये भी पीला रोग रोधी है। और इसके बाद एक और बात करें अपन जैसे PDM 139 ये भी वही 60 से 65 दिन की है। और इस तरह कम दिन की या कि अब ज़्यादा दिन की चाहिए तो 65 से 70 दिन वाली TMV 35 इनमें से कोई एक चयन कर सकते हैं अपन। मूंग की खेती के लिए सबसे पहले खेत का चुनाव करते हैं, तो ऐसे खेत में मूंग की बोनी करें जहां पे कि जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बीज, खाद और उर्वरक देने की। तो यदि किसान भाई आपके पास गोबर की पकी हुई अच्छी खाद है, यदि घर में उपलब्ध है, तो इसकी यदि अच्छी गोबर पकी हुई खाद है तो उसको 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं। तो इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि मूंग के बीज दर की, तो मूंग का जो बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद अपन बात करें फसल के बीज उपचार की, तो बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। यह एक टीके का काम करता है, जैसे छोटे बच्चों में टीका लगाते हैं उसी तरह बीज के लिए बीज उपचार जरूरी है। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुवाई करना चाहिए। बोनी कतार में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपन अंदर जाके देख सकते हैं, यदि कतार में रहेगा तो खेत के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या बीमारी है। यदि छिटकावा बोते हैं तो ये अच्छी वो नहीं होती, उपज भी नहीं मिलती।
और निंदाई गुड़ाई में भी कठिनाई होती है। लाइन वाले में निंदाई गुड़ाई में अच्छी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो अपन डिस्टेंस रखते हैं तो अपन कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की रखते हैं। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर तक रखते हैं। तो ये हो गई अपनी बुवाई की बात। मूंग की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथलिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मूंग की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मूंग की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मूंग की फसल का उचित विकास हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से